नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। रात के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सार्थक बहस का ये मंच, महाबहस। उत्तराखंड के बाद अब योगी सरकार भी समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड को लागू करने की तैयारी कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक संविधान एक विधान को देश के लिए जरूरी बताया है और गंभीरता से इस पर विचार करने की बात कही है। देश में कॉमन सिविल कोड को लेकर बहस लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन जहां एक पक्ष इसके फायदे गिनाते नहीं थकता, तो दूसरा पक्ष इसे संविधान में मिले धार्मिक अधिकारों का हनन बताता आया है। तो आज महाबहस में बात होगी इसी मुद्दे की, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के बाद यूपी में भी कॉमन सिविल कोड। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूं सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। समान नागरिक संहिता के पक्ष में योगी सरकार। कॉमन सिविल कोड ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए, लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन हम इसके पक्ष में। देश के लिए जरूरी एक संविधान एक विधान। निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड की जरूरत है और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही जरूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है और इस देश की जनता के लिए जरूरी है। शिवपाल यादव भी कर चुके हैं समर्थन। लोहिया जी ने 67 में आवाज उठाई थी, तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज। एक समान कानून पर सियासत बेलगाम। सरकार, आप तो सरकार में हैं और सरकार जो चाहे वो कानून बनाए, किसने आपको रोका है? लेकिन प्रभु, एक कानून ऐसा ही बना दीजिए जिससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी दूर हो जाए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ये जाति धर्म के झगड़े खत्म हो जाएं। इस तरह के मुद्दे काफी टाइम से उठते आए हैं और इनका राजनीतिकरण भी हुआ है। राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह के मुद्दों को एक हवा दी जाती है। आज महाबहस इसी पर। तो महाबहस में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर कॉमन सिविल कोड है क्या और इसके लागू होने से आखिर क्या फायदा होगा और क्यों इसकी मांग बार बार की जा रही है। देश के हर नागरिक के लिए समान कानून की व्यवस्था होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से सभी धर्म और जाति के लिए समान कानून होंगे और वो सबको पालन करने होंगे। शादी से लेकर तलाक और यहां तक कि बच्चा गोद लेने के लिए एक ही कानून लागू होगा पूरे देश के अंदर। जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए एक कानून होगा, ऐसा निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसके अंतर्गत आने वाले हर मामले का फैसला और निपटारा केवल इस कानून के तहत होगा, ना कि किसी धर्म और संप्रदाय से जुड़ी परंपरा या विचारधारा को ध्यान में रखकर होगा। भारत में आजादी के बाद से ही कॉमन सिविल कोड लागू करने पर बहस चल रही है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते यह कानून लागू नहीं हो पाया, जबकि कई मुस्लिम देशों में यह कानून पहले से लागू है। आपको बताते हैं वो मुस्लिम देश कौन से हैं। इन देशों में जी एक एक करके उनके नाम जो है वो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। पाकिस्तान, यहां भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उनका भी अपना एक ऐसा ही कानून है, समान नागरिक संहिता, जिसके तहत मामलों के निपटारे होते हैं। पूरे देश में एक ही कानून चलता है। बांग्लादेश, उनका भी अपना एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया से लेकर सूडान और यहां तक कि मिस्र में भी यह कानून पहले से लागू है, लेकिन आजादी के बाद से इसकी मांग उठ रही है। लेकिन भारत में यह क्यों लटका पड़ा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुजाता पॉल नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं, साध्वी गीतांबा तीर्थ धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं और फाजिल अहमद जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल अनिला सिंह जी आपसे, आजादी के बाद से ही मांग चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप खुलकर के इसकी वकालत करते हैं। उत्तराखंड में इसका जिक्र हुआ और यूपी में आज केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया कि ऐसा कानून आना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो यह कि क्या कोई तैयारी चल रही है, आप इस तरह का कोई कानून बहुत जल्द लाने वाले हैं? और आजादी के बाद से इतने लंबे वक्त से मांग चल रही है, तो आखिर क्यों ये अब तक लटका रहा है?
मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल मुझे तो लगता है कि जब ये एक देश है हमारा, एक संविधान, एक नाम, तो यहाँ पे अलग अलग कानून क्यों होने चाहिए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी जब इक्वालिटी की बात होती है, समानता की बात होती है, तो ये असमानता क्यों? ये असमानता इसलिए है कि क्योंकि राजनीतिक दल एक ऐसा जिसे सबसे ज्यादा सत्ता में रहकर सत्ता सुख को बटोरा है, और वो इसलिए बटोरा क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास रखते थे। उसकी वजह से मैं ये कहूंगी कि यूसीसी जो है अभी तक हमारे देश में ठीक तरीके से लागू नहीं हो पाया, जबकि हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब हम बात करते हैं रेवेन्यू की, जब हम बात करते हैं क्राइम की, तब तो सारे के सारे कानून एक जैसे हो जाते हैं। तो सिविल की जब हम बात करते हैं तो इसमें कानून क्यों अलग अलग है? नागरिक तो नागरिक है ना। भारत का जो नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आ रहा हो, वो तो नागरिक है, तो उसके लिए तो सारे कानून बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये वायदा भारतीय जनता पार्टी ने किया था और उस वायदे पर हम खड़े हुए हैं, और जैसे कि बाकी वायदे हमने पूरे किए हैं, ईश्वर ने चाहा तो ये भी पूरा होगा। ठीक है, चलिए, तो आज आप कह रही हैं कि ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ये भी पूरा होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सिविल मामलों के लिए भी देश में एक कानून की जरूरत है और उस पर जल्द आप आगे बढ़ेंगे। अनुराग भदौरिया, इक्वालिटी तो बहुत अच्छी चीज है, सबको बराबरी होनी चाहिए, क्यों उसमें कोई धर्म संप्रदाय आड़े आएगा? सबके हित की जहां पर बात होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। आज़ादी के बाद से मांग उठ रही है। 25 सालों में देखा जाए, लास्ट के 25 सालों में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 15 साल से। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तो पूरी बहुमत में है 7-8 साल से। इनको कुछ नहीं करना है। इनको देखता है जब ये फंस जाते हैं, इनको लग रहा है कि नींबू 300 रुपए के पार चला गया, तो आओ एक सुसुरिया छोड़ते हैं, एक बहस का मुद्दा बनाते हैं। इनको लगता है कि महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे, चलो एक सुसुरिया छोड़ते हैं। नहीं, इनको लगता है कि हम जहांगीरपुरी में जिस तरह का दंगा भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, बिना परमिशन के वहां पे शोभा यात्रा निकाली, और क्या हाल हुआ जहांगीरपुरी का। और जब सुप्रीम कोर्ट का इनके माने तगड़ा चाबुक पड़ा सुप्रीम कोर्ट का, तो पीठ में दर्द होते ही चिल्लाने लगे, नहीं नहीं नहीं, हम तो अतिक्रमण हटाने गए थे, अतिक्रमण हटाने गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी करना कुछ नहीं है इनको। ये विपक्ष की बात सुनते कब है? इनको कुछ नहीं करना है, सरकार इनकी है, सब कुछ इनके पास है, जो करना है आराम से कर सकते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाना है। इन्होंने अफसा हटा दिया क्या? जो 7 सिस्टर्स जो हम लोग बोलते हैं स्टेट मणिपुर वगैरह है, अब वहां तो अफसा कानून अभी भी है, हटाए वहां पे। क्योंकि इनको, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महंगाई बेरोजगारी से मुद्दा हटाने की बात करती है, समाज के असली मुद्दों से हटाने की बात करती है, क्योंकि इनके पास जवाब होता नहीं है। इनसे जवाब पूछो कि अलवर में क्यों मंदिर टूटा गया, अलवर में मंदिर क्यों तोड़ दिया? भारतीय जनता पार्टी के नगर पार्षद के लोग हैं वहां पे, 35 में से 34 भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी का किसी वहां पे क्यों नहीं, नगर परिषद का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का कैसे टूट गया? तो उससे ध्यान भटकाने के लिए क्या करो, एक नई सुसुरिया छोड़ दो। ठीक है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो जिक्र हुआ है, ये भी एक नई तरीके का शिगुफा है, और बहुत सारे मुद्दों पर सरकार नहीं बोलना चाहती, इसलिए शिगुफा छोड़ा गया, ऐसा आप मानते हैं? ये सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति करते हैं। सुजाता पॉल कांग्रेस से हमारे साथ है। ठीक है अनुराग भदौरिया, ठीक है, ठीक है। सुजाता पॉल, जवाब दीजिए। आरोप आप पर भी लगाए कि आजादी के बाद से सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ने शासन किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग हमेशा उठ रही है। भारत एक देश है तो एक तरह का कानून क्यों नहीं होना चाहिए सिविल मामलों में? तो कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि आखिर ये क्यों लटका? क्या तुष्टीकरण की राजनीति, क्या वोट बैंक खिसकने का डर, इस कारण इसको लटकाया गया? प्रचंड बहुमत की सरकार दोष मढ़ने के अलावा कर ही क्या सकती है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात बिल्कुल सही है कि पिछले कई सालों में कुछ भी नहीं हुआ, और आज देश जो है वो 2014 के बाद आजादी पा गया, इसलिए सब कुछ अभी किया जाएगा। मगर ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से लोगों को हटाकर और भड़काने के लिए, उनको तुष्टीकरण उनका करने के लिए, और किसका तुष्टीकरण? उसका संविधान के हिसाब से मेजॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माइनॉरिटी। शायद भाजपा प्रवक्ता को ठीक से पढ़ने में नहीं आया होगा संविधान में, मगर क्या करें, अब ध्यान भटकाना है, मुद्दों से हटाना है। ये भूल जाते हैं कि जब आप इतने महंगे प्याज, सुजाता पॉल जी और अनुराग भदौरिया, आप दोनों ने लगभग एक ही बात कही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाना मकसद है, और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का शिगुफा छेड़ा जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, जो मुद्दे हैं आप लोग उठाइए, उन पर बात कीजिए, लेकिन क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दा नहीं है? इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक को क्या एक समान कानून का अधिकार नहीं है? उसको एक समान कानून के अंतर्गत नहीं आना चाहिए? जब क्रिमिनल लॉ हो सकता है सबके लिए बराबर, तो सिविल मामलों की सुनवाई या उनका निपटारा क्यों नहीं एक लॉ के अंतर्गत होना चाहिए?
क्या वहां पर धर्म, संप्रदाय, अलग अलग विचारधाराएं, उनके हिसाब से फैसला होगा? ये किस तरह का देश आप बनाना चाहते हैं? हमारे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, आपके पास लौटेंगे सुजाता पॉल, लौटेंगे। एक बार सारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं, उसके बाद में आप दोनों के पास आती हूँ। साध्वी गितंबा जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। साध्वी जी, यहां पर बार बार ये कहा जा रहा है कि पहले से ही बहुमत वाली सरकार है, तो आखिर किसने रोका है? ले आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन आप बस शिगुफा छोड़ते हैं, अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। नहीं आस्था जी, हमारे यहाँ अभी तो देखा जाए तो बहुत से काम हुए हैं और सराहनीय कार्य हुए हैं। हमारे बनारस के लिए भी बहुत कार्य हुआ है। हम हाईवे पर चलते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो कार्य यहाँ बहुत हुए हैं और जब ये हमारे यहाँ ये जैसे ये कानून लागू हो जाएगा, समान नागरिक संहिता, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। हमारे ही लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए ही सौभाग्य की बात होगी। अच्छा ये बताइए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, बार-बार जातिगत राजनीति लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या फायदे हैं, कितने बड़े फायदे हैं? क्या इसका कोई राजनीतिक नुकसान भी है, जो आरोप लगता है कि इस कारण कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको जानबूझ के रोका? आस्था जी, इसमें बहुत फायदा है और विशेष करके हर वर्गों के लिए फायदा है, चाहे जो हो, पिछड़ी जात हो, अनुसूचित जात हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबके हित के लिए है। और इसको जितनी जल्दी सरकार लागू करती है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। इसके लिए हर धर्मों के लिए लाभ है और हर व्यक्ति के लिए ये लाभदायक है। और हमारे यहाँ सरकार ने बहुत से कार्य किए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये भी कार्य जल्दी से जल्दी कर दें। जो ये रोटी सेकने वाला काम होता है हिंदू मुसलमान लेकर के, हम धर्म गुरुओं को बोलना पड़ता है, तो उस पर अगर ये बनता है तो हम लोग बड़ा राहत का सांस लेंगे। ठीक है, फजील अहमद जी हमारे साथ हैं। फजील अहमद जी बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी क्या हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, या इसके लिए सबको एक साथ आवाज उठानी चाहिए कि एक समान नागरिकता कानून बने जिसका लाभ हर किसी को मिले, सबका अधिकार उसके तहत सुरक्षित रहे, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय से हो, सबके फायदे की बात हो? देखिए, अनुराग भदौरिया जी ने बहुत विस्तृत रूप से अपनी सारी बात कह दी। मैं उन्हीं की बात से थोड़ा आगे जाकर के ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनकी संविधान सभा में एक लंबी बहस के बाद ये संविधान तैयार हुआ था और पूरे देश के सभी लोगों को मिलकर के सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आजादी की लड़ाई में कौन कौन लोग कैसे कैसे शहीद हुए और कैसे इस देश को आजादी मिली, आजाद मिलने के बाद हम दुनिया में कैसा एक लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, इस संविधान सभा की बहस के बाद ये संविधान तैयार हुआ। और बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान को जब तक ये पूरी तरह से समाप्त नहीं कर लेते, अरे सीआरपीसी आईपीसी तो बराबर है, वो सबके लिए है, लेकिन कॉमन सिविल कोड सिर्फ ये मुसलमान को डरवाना चाहते हैं। इनको लगता है कि सिर्फ मुसलमान विरोध करेगा। एक मिनट फजील जी, आपने यहाँ पर बोला कि इससे मुसलमान डर जाएगा, ये मुसलमानों को डराने के लिए, मुझे आप बताइए कैसे डराने के लिए? इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो ये कहा गया है ना, शादी के लिए सब पर एक नियम लागू होगा, तलाक के लिए एक नियम लागू होगा, पिता की संपत्ति में बेटी को अधिकार मिलेगा, गोद लेने के लिए एक नियम लागू होगा, ना कोई 3 तलाक कह के शादी कर पाएगा, ना कोई 3-3, 4-4 शादियां कर पाएगा। इसमें हर्ष क्या है, इसमें बुराई क्या है? ये तो किसी महिला या किसी नागरिक के अधिकार को सुरक्षित करती हैं, इससे कौन डरेगा, मुझे बताइए। सिविल कोड लगने के बाद हम निकाह से शादी करेंगे कि 7 फेरा से शादी करेंगे, बताइए हमको। नहीं, शादी आप अपने अनुसार करेंगे, लेकिन 3 तलाक लेकर कोई अलग हो जाए ये संभव नहीं है, ये कानून के दायरे में आएगा। पिता की संपत्ति में बेटी को अधिकार मिले, उसमें आप अपना मजहबी विचारधारा डाल के ये नहीं कहना चाहिए कि निकाह हो गया अब हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं रहा, तो ये तो महिलाओं बेटियों के अधिकार को सुरक्षित करेगा। ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे है, बताइए। आप हमको बताइए कि कॉमन सिविल कोड लगने के बाद मुसलमान निकाह से शादी करेगा कि 7 फेरा से शादी करेगा, हमको बताइए आप। तो कॉमन सिविल कोड क्या हिंदू मान्यता आपके ऊपर थोपेगा? आप ये कहना चाह रहे हैं, आप इस तरह का भ्रम फैलाना चाह रहे हैं? कॉमन का क्या मतलब होता है, मुझे बताइए ना, कॉमन का क्या मतलब होता है? आप इसे इस तरह क्यों परिभाषित कर रहे हैं कि आपके ऊपर कोई दूसरी विचारधारा थोपी जा रही है? कॉमन सिविल कोड है जो हर नागरिक के लिए सहूलियत लेकर आएगा, जो हर नागरिक के लिए लीगली सही होगा, उसके तहत मामलों के निपटारे होंगे। अरे देश की जनता तय करेगी ना, ये भारत के लोग तय करेंगे कि कैसे उनको रहना है। संविधान के साथ कैसे छेड़छाड़ होगी, तो देश में और भी तो लोग हैं ना बात करने के लिए। सिख समाज है, बुद्धिस्ट समाज है, ईसाई समाज है, मुस्लिम समाज है। कॉमन सिविल कोड कहा जा रहा है।
ठीक है, बहरहाल अनिला सिंह जी बताइए, अनिला सिंह जी बताइए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सब मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। मुसलमान क्या निकाह से शादी करेगा या 7 फेरों से शादी करेगा? नहीं, इस देश में तो अगर कोई भी कदम उठाया जाए तो तुरंत का तुरंत ये हो जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। इस देश का नागरिक अपने आप को समझता ही नहीं है। देश जब हमारा विभाजित हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था, आपको याद होगा उस वक्त के जो हीरो हीरोइन थे वो भी अब मुसलमान होते हुए भी हिंदू नाम रखते थे, परंतु तुष्टीकरण की राजनीति ने वो हालत लेकर आ गए कि जो बॉलीवुड है उसमें भी एक धर्म विशेष का बोलबाला हुआ करता था। इन साहब से ये पूछो जो ये कह रहे हैं कि निकाह, अरे चुप होकर बैठिए, निकाह होगा कि 7 फेरे होंगे, तो ये बता दें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इजिप्ट, जहां पर यूसीसी है, चुप होकर बैठिए, यूसीसी है, क्या वहां पे निकाह होता है या 7 फेरे होते हैं? बेवकूफी की हद होती है इस प्रकार की बातें जब की जाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने उठाया अनिला सिंह, ये पॉइंट आपने उठाया है, ये मैं लेके जाऊंगी फजील अहमद के पास। उनका पहले ऑडियो ठीक हो जाए, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार चेक कर लें कि उनके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तब तक अनुराग भदौरिया जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि किसी देश में आता है, समान नागरिक संहिता या कानून आता है, तो वो किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ हो जाएगा? क्या अभी से ये माहौल बनाया जा रहा है कि देखिए एक बार फिर से एक भीड़ को बरगलाने की कोशिश हो? अरे सुन तो लीजिए। अरे सवाल तो पूरा होने दीजिए महाराज, अब आगे आप ही बोलेंगे। सवाल ये नहीं है, मैंने आपको जो बोला वो आप ही समझ गए। अरे महाराज, अरे देवी जी आपने पूरा सवाल पूछ लिया, आप तो खुद ही बीजेपी की तरफ चली जाती तो हम क्या करें? मुझे तो बोलने दीजिए। मैं किसी की तरफ नहीं, प्रवक्ता तो मैं हूं, किसी की तरफ नहीं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मैंने आपसे क्या बोला। अच्छा तो मुझे अच्छा मैं बोल लूं देवी जी, मैं बोल लूं। मैंने कहा कि देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की, आपको भी वैसे आप बोलना नहीं चाह रही होंगी, आप समझ रही होंगी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जो चाहे वो कर सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है? लेकिन उनको क्या है, उनको पता है कि हमें जनता का ध्यान कैसे भटकाना है। नींबू पे चर्चा ना हो जाए, 300 रुपए पार है, कैसे चर्चा हो जाए? क्योंकि जनता भड़क जाएगी, जनता तो परेशानी में जूझ रही है ना। चर्चा ना हो जाए बेरोजगारी, चूंकि बेरोजगारी से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, 18-18, 19-19 साल के, 20-20, 25-25 साल के बच्चे जो डिग्रियां लिए घूम रहे हैं और महंगा, उनके दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, जूते घिस गए उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। माँ इस बात से नहीं सोती है कि मेरा बेटा बेरोजगार है, बेटा इस बात से नहीं सो पा रहा है कि मैं अपनी माँ के लिए 24-25 साल का हो गया हूँ, साड़ी नहीं खरीद पा रहा हूँ, माँ की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। और महंगाई का आलम ये हो गया है कि डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छूने जा रही है। इस पे कहीं बात ना हो जाए, कहीं चर्चा ना हो जाए, तो कहीं जहांगीरपुरी होगा, कहीं अलवर होगा, कहीं ये नया सुपुका छोड़ा जाएगा। मतलब देश को व्यस्त रखना है, इसी में जूझते रहो तुम लोग, इसी में जूझते रहो, और हम तो अपनी महंगाई बेरोजगारी पे बैठ के आराम से देश को देख रहे हैं। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप नहीं बोलेंगे कि हिंदुस्तान में इंसानियत की कीमत नहीं, इंसानियत की कीमत नहीं, कोई बात नहीं, इंसान की, सुन तो लीजिए, कोई बात नहीं, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। मैंने बोल दिया, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ट्रिपल तलाक का कानून आपने बनाया, सुन तो लीजिए, ट्रिपल तलाक का कानून आपने बनाया, किसने आपको रोका? ये सरकार करना नहीं चाहती, माहौल बनाती है, माहौल जिसको कहते हैं ना, माहौल, करना कुछ नहीं है। कहीं महंगाई की यही मैं कह रहा हूं कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है, कहीं चर्चा ना हो जाए महंगाई पे, कहीं बेरोजगारी पे चर्चा ना हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा नहीं करनी है, बिल्कुल साफ है, इस पर आपको कोई जवाब नहीं देना, अपना रुख स्पष्ट नहीं करना। सुजाता पॉल जी, आरोप यही लगा कि मुसलमानों को डर दिखाया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति, इसीलिए आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किसी सरकार ने हाथ नहीं रखा। पूर्व में आपकी भी सरकारें रही, और आज भी जब इसका जिक्र हो रहा है तो फिर से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है कि देखिए ये तो आपके खिलाफ है। आप किसी को भी कोई भी दोष दे सकती हैं आस्था जी, मगर दोष नहीं दे रहा, मैं सवाल पूछ रही हूं। 7-8 साल से बीजेपी की सरकार है, ये समझ लीजिए कि अभी तो बात हो रही है ना, बात हो रही है मोदी। अनिला सिंह जी को पता होगा कि संविधान की मूल प्रस्तावना को कैसे बदला जा सकता है। तो संविधान जब बना था तो संविधान ने पूरे देश से वादा किया था कि हम जो है सबके आस्था और धार्मिक माहौल में जीने की आजादी देंगे। आज कैसे बदल जाएगा? मूल प्रस्तावना कैसे बदला जा सकता है? बदल सकते हैं क्या अनिला सिंह जी, बताइए? मूल प्रस्तावना, संविधान की मूल प्रस्तावना हो सकती है? फजील अहमद जी एक मिनट रुक जाइए, अनिला सिंह जवाब दीजिए। प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है आपको पता है? प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? इक्वालिटी लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है? इक्वालिटी का इस्तेमाल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, बताइए।
आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, हर प्रकार की समानता के बारे में बात की जाती है कि नहीं की जाती? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग्स देम ऑल। नहीं पता तो जाकर प्रियम्बल पढ़िए आप जाकर, जानकारी नहीं है लिखकर आ जा रहे हैं। ठीक है, सुजाता पॉल कुछ कहना चाह रही थी। एक मिनट, अनिला सिंह और फजील अहमद जी, आप दोनों रुक जाइए। सुजाता पॉल रिएक्ट कर रही थी लेकिन बीच में फजील जी बोल पड़े, कोई बात नहीं। सुजाता जी बात पूरी करिए अपनी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड से शुरुआत हुई इसकी। उत्तराखंड में क्या हुआ, पहली कैबिनेट होती है चुनावों के बाद और उसमें ये फैसला लिया जाता है, एक हाई पावर कमेटी बनाएगी जो स्टडी करेगी इसको और तब इस पर कोई बात करी जाएगी आगे। अभी तो पहला स्टेप है। और ये पहला स्टेप क्यों है? क्योंकि आज भी आप उत्तराखंड में देखें, चुनाव हुए, रिजल्ट आया 10 मार्च को, लोग सड़कों पे हैं, बच्चों को, कोविड वॉरियर्स को निकाल दिया गया। 31 मार्च 2022 को लोगों की नौकरियां खत्म कर दी गई एक दिन का नोटिस देकर। ये कर रही है भाजपा, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब आखिरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करते हैं जी, तो ये समझना पड़ेगा कि स्टडी जब आप करेंगे तो आप मुस्लिम को टारगेट करिए, मगर असलियत ये कि हमारे यहाँ आदिवासी नहीं, मतलब आप भी यही कह रही हैं कि मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, आप भी ये कहना चाहती हैं? नहीं, मैं भाजपा की बात कर रही हूँ कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार 8 साल से है। आप बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आप आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर सकते हैं, अगर 3 तलाक को खत्म कर सकते हैं, तो अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ला सकते थे। लेकिन ये देश बहुत बड़ा है और इसमें आदिवासी, दलित समाज, कई तरह के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, तो वो सब स्टडी करने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है और उसके बाद ही कोई बात करी जा सकती है। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, मगर इसी कारण से रुक जाता है, इस वजह से नहीं। तुष्टीकरण, ये तो भाजपा कर रही है तुष्टीकरण। ठीक है, चलिए, आपने उल्टा आरोप भाजपा पर लगाया, अनिला सिंह जी इसका जवाब दें। लेकिन उससे पहले फजील जी, थोड़ी देर पहले अनिला जी ने ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि आप क्यों से मुस्लिमों के खिलाफ कह रहे हैं। मुस्लिम कंट्रीज में भी ये चल रहा है, चाहे वो तुर्की हो, पाकिस्तान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो गया? अरे हम कहाँ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ईसाई को समस्या, बुद्धिस्ट को समस्या, पंजाबी को समस्या, दक्षिण भारत में मामा भांजी से शादी कर सकता है। क्या समस्या बताइए ना, क्या समस्या? से दक्षिण भारत शादी कर सकता है, उत्तर भारत में नहीं कर सकता है। वो मानेंगे क्या इसको? यूनिफॉर्म सिविल कोड रिश्ते तय नहीं करवाएगा, वो बस केवल ये बताएगा यूनिफॉर्म। आप क्यों चीजों को उलझा रहे हैं, क्यों चीजों को उलझा रहे हैं आप? यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो किसी के रिश्ते तय कराएगा ना संबंध विच्छेद कराएगा, वो बस ये बताएगा कि कानूनन कैसे उस चीज को आपको करना है, कैसे उस परंपरा को आपको करना है। आप उस रूल को वायलेट नहीं कर सकते। एक से ज्यादा शादियां होना, तलाक किस तरीके से होना, 3 तलाक कहकर कोई नहीं भाग सकता, बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार मिलना, गोद लेना है बच्चा, उसके क्या नियम होने चाहिए, आप क्यों चीजों को उलझा रहे हैं? कानूनी कार्रवाई किस तरह होनी चाहिए? अभी भी शादी होती है तो कानून रजिस्टर कराना पड़ता है कि नहीं करता है? रजिस्टर कराना पड़ता है कि नहीं? अब उसमें आप परंपराओं की बात करने लगे कि जी दक्षिण भारत में किसकी शादी हो रही है और उत्तर भारत में किस, आप उलझा क्यों रहे चीजों को? धार्मिक देश होने के नाते यहाँ की सारी चीजें, रीति रिवाज धार्मिक चलती है। धर्म के आधार पर उसे अपनी जिंदगी जीने का अधिकार होता है। ठीक है, आप कुल मिलाकर बातों को उसी तरह घुमा रहे हैं, उलझा रहे हैं। साध्वी गीतांबला जी, ठीक है फजील जी, आपने बात पूरी कर ली आपने अपनी बात पूरी कर ली। साध्वी गीतांबला जी, इस बात का जवाब दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस प्रकार से जोड़ के देखा जा रहा है, देश के हर प्रांत में अलग अलग तरह से शादी होती है, अलग अलग तरह की मान्यताएं और विचारधारा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से उस सबका हनन होगा। ऐसा है आस्था जी, ये जो लोग खिलाफत कर रहे हैं, ये जिंदगी भर देवता की तरह मुसलमानों को पूजे हैं वोट के लिए, और मुसलमान लोग पूजवाए हैं वोट के लिए, इसलिए इन लोगों को खलबली मच रही है। हमारे यहाँ बाल विवाह हटा, हमारे यहाँ विधवा विवाह आया, हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो महिलाओं को समाज में जगह दिया गया, हमारे यहाँ देखिए तो हर जगह महिलाएं पहुँच चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। अब अगर ये कानून आ रहा है तो इनका वोट बैंक अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, इसलिए ये
पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं और कुछ नहीं। इसका भरपूर स्वागत हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है, हम लोग भरपूर स्वागत करेंगे। साधु संत गृहस्थ विरक्त सब इनका स्वागत करेंगे। हाँ, दिक्कत अगर किसी को होगी तो सपा कांग्रेस और इन लोगों को होगी, वो इसलिए होगी कि जातिगत वोट इन लोगों ने पाया है, देवताओं की तरफ पूजा है, देवताओं की तरफ पूजाएं हैं, ये इसमें खलबली इन लोगों को मच रही है और कोई बात नहीं। बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ हमारे लिए अगर ऐसा कानून आ रहा है तो हमारी जनता के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जो जातिगत राजनीति हो रही है, जो हम लोग कभी कभी सड़कों पर जाते हैं और कभी कभी बेढंगी बातें सुन लेते हैं वोट की वजह से कि आप भाजपाई हैं, आप कांग्रेसी हैं, आप ये हैं, ये सब चीजें खत्म होंगी। और ये खत्म होगी तभी जब हमारे यहाँ समान आचार संहिता लागू होगा, तब सामान लागू होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसके लिए ये लोग बेचैन हो रहे हैं, तो इनकी बेचैनी का ध्यान न देते हुए ये भी लागू किया जाए, क्योंकि बाल विवाह रोका गया, विधवा विवाह हमारे यहाँ आया, तो हर तरह से जैसे जैसे कानून बनता गया, सब कुछ होता गया, ये भी होगा और अच्छे से होगा। ठीक है, अनिला सिंह जी, इस बात का जवाब दीजिए। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, खास तौर पर मुस्लिम चिंतकों की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से, कि ये सब जो है देश है विविधताओं भरा, अलग अलग प्रांतों में शादियां भी अलग धर्मों से होती हैं, अलग रस्मों से होती हैं, बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, उनको भी करने के धार्मिक तरीके अलग अलग हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने से उस सबका हनन होगा, मतलब धर्म पे चोट होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये कोई भी जिसको अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है, ये दिमाग में ये प्रश्न आएगा ही कि क्योंकि जो भारत देश है, इट इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन, ये कहा जाता है, और सबकी अपने अपने संस्कार, संस्कृति और परंपराएं होती हैं जिसको वो फॉलो भी करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली जब सरकार यूसीसी लेकर आएगी तो ये सारी की सारी चीजें दिमाग में रख कर कदम उठाए जाएंगे। कोई यहाँ पर हंटर नहीं चलने वाला, ये कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है। तो यहाँ पे स्कॉलर साहब बैठे हुए हैं ना, जो बहुत बड़ी बड़ी वकालत कर रहे हैं, तो जो इस्लामिक स्टेट हैं वहां पर शरिया कानून भी चलता है। वो शरिया कानून हम हिंदुस्तान में लेकर आ जाएं, कोड़े पड़वाएंगे आप अपने आप को या हाथ कटवाएंगे? उसके लिए तो तैयार नहीं होंगे। और यूसीसी के लिए जो है इनके पास सारी आपत्तियां हैं। तो जितनी जो जैसा मैंने अभी भी चर्चा करी है कि जो परंपराएं हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, हिंदुओं में भी बहुत सारे ऐसे, चाहे ट्राइबल्स में देख लीजिए या और भी देख लीजिए, तो उसमें अपनी अपनी परंपराएं, उन सबको दिमाग में रखकर एक जो कॉमन सिविल कोड बनाया जाएगा, वो ऐसा बनाया जाएगा कि सभी लोग जो है उससे सहमति जताएं। परंतु जिनको राजनीति करनी है, ऐसा राजनीतिक दल जिनके मुखिया ये कहते हैं कि देश के संविधान को बचाने के लिए मैंने हिंदुओं को भुनवा दिया गोलियों से, सरयू को लाल कर दिया, ऐसा राजनीतिक दल जिसके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुसलमानों का पहला अधिकार है सारे रिसोर्सेज पे, या मैं कहूँ कि शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू जी ने 1951 से 1956 तक वो सारे कदम उठाए जिससे हिंदू आइडेंटिटी जो है ना वो समाप्त हो जाए, वो क्रश और क्वैश हो जाए। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, क्या मुसलमान, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, दे दूं? हाँ जी बोलिए। मेरे सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दे दिया और पूरे विस्तार पूर्वक दिया कि हम कुछ नहीं करने वाले हैं। अभी तो सबसे बात होगी, बात में फिर अभी नॉर्थ ईस्ट वालों से बात होगी, ट्राइब्स वालों से बात होगी, समाज के और लोगों से बात होगी, तब एक कॉमन सिविल कोड बनेगा। मतलब वही सुसुरिया जो मैंने आपसे बोला था कि ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ बोल दिया। अभी तो बातचीत होगी, फिर देखेंगे, फिर कमेटी बैठेगी। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपको करना, आप तो समाज के अंदर में असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रहे हो कि नींबू पे चर्चा न हो जाए, 300 रुपए किलो है, पेट्रोल डीजल पे चर्चा न हो जाए, महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा न हो जाए। यहाँ पे हत्याएं जिस तरह से प्रयागराज में हो रही हैं, लगातार एक एक परिवार के अंदर 5-5 लोगों की हत्या हो गई हैं। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर में एक बार नहीं 2-2 बार हो गई, लगातार हो गई। एक महीने के अंदर 2 बार एक एक परिवार में 5-5 लोगों की हत्या। जवाब सुन लीजिए अनुराग जी, कैसे भटक जाए? अब जवाब सुन लीजिए अनिला जी, बोलिए बोलिए। उन्हीं के प्रयागराज में हत्याएं हुई है एक परिवार के 5 लोग में, तो इसलिए आप ध्यान भटकाने के लिए सब काम कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अनुराग जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए ना। राम मंदिर के लिए आप लोग ऐसे बोलते थे, राम मंदिर बन रहा है, नहीं बन रहा। उनके 370 हटाने की बात हमने करी तो 370 पैसे से हटाया नहीं हटाया, जनता के बता दीजिए। ये जनता ने आपको बड़ी शिद्दत से चुना है। अनुराग जी जवाब तो सुन लीजिए अपना।
जवाब सुनिए अनुराग जी। बोलिए अनिला जी, आपकी आवाज है। बोलिए अनिला जी, जवाब पूरा कीजिए। हत्या, लूट, मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है, लगातार हत्याएं हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए आपने साफ कह दिया कि हम सिर्फ ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं और इसी तरह से बहस का मुद्दा चलता रहेगा। जब उत्तर प्रदेश के अंदर में उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई समस्या आएगी तो हम ध्यान भटकाने के लिए दिखा दिया। यहाँ पे तुष्टिकरण की राजनीति कोई नहीं करता है, या जिन्नावादी मानसिकता को लेकर राजनीति नहीं करते। हमारे लिए जो राष्ट्र है वो सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। तो इस देश में रहने वाला एक एक नागरिक जो है उसका अधिकार बराबर होना चाहिए। उसमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों, उसमें भेदभाव क्यों? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। ये हमारा इतिहास रहा है, चेक कर लीजिए आप। ठीक है, सुजाता पॉल, पहले सुजाता पॉल इस बात का जवाब दीजिए। तो इसलिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता बहुत समझदार है कि भारतीय जनता पार्टी अनुराग जी आपकी बात का जवाब दिया अनिला जी ने। सुजाता पॉल इस बात का जवाब दीजिए। सुजाता पॉल जी, अनुराग जी आपने बात पूरी कर ली ना, आप सुजाता जी को बोलने दीजिए। सुजाता जी, क्या मुसलमानों को केवल वोट बैंक ही बनाकर रखना चाहती है सियासी पार्टियां? एक अच्छी बात होती है, एक समान कानून की बात होती है और डर पहले दिखाना शुरू हो जाता है कि जी ये तो आपके खिलाफ है, एकजुट हो जाओ। देखिए सच्चाई ये है कि हम तो कह रहे हैं कि 8 साल से भी ज्यादा हो गया है सरकार को, तो सरकार कर लेना। और जहां तक राम मंदिर की बात है तो राम मंदिर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों पे बन रहा है और एब्रोगेशन ऑफ 370 कर दिया इन्होंने, मगर अभी तक स्थिति सामान्य नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे तो चुनाव भी नहीं करवा पाए अब तक। क्या बातें कर रही हैं? अभी ये कह रही है कि सबसे बात करेंगे। यही बात मैंने कही थी ना कि आदिवासियों से बात करनी होगी, तो इन्होंने अंग्रेजी में ट्राइबल शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इतना ही तो फर्क है। ये भी तो वही कह रही है कि सबसे बात करनी पड़ेगी, मगर हंटर नहीं चलता, हल्टर नहीं चलता, मगर बुलडोजर तो चलता है। और बुलडोजर किस किस पे चलाएंगे? ये सच्चाई ये है कि सबके समान अधिकार हमारे देश में है, मगर देश विविधताओं वाला देश है। सबको साथ लेकर किसी भी कानून में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन सिविल कोड में भी आपने बुलडोजर की एंट्री करवा दी, यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी आपने बुलडोजर की एंट्री करवा दी। और आप ये जबकि ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर तो जो है वो अतिक्रमणकारियों, दंगाइयों और काली कमाई या जो एनक्रोचमेंट जिसने किया हुआ है उसके ऊपर चल रहा है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यहाँ चर्चा हो रही है। फजील अहमद कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने आपको रोका था, बात पूरी कीजिए फजील जी। देखिए सारी बातें लगभग आ चुकी हैं। ये भाजपा के लोग ना एक स्क्रिप्ट ले लिए हैं। एक तो स्क्रिप्ट अनिला सिंह को दे दिया गया है, 370 समाप्त कर दिए, ये समाप्त कर दिए, वो कर दिए, वो कर दिए। और कल एक भाजपा के प्रवक्ता हमने कहा कि अभी अनुराग भदौरिया जी बोल रहे थे कि नींबू 300 रुपए किलो हो गया। मैंने कल कहा कि भिंडी 100 रुपए किलो है, तो कह रहे झूठ बोल रहे हैं, 25 रुपए पाव है, 100 रुपए किलो नहीं है। ये है भाजपा के लोगों की स्क्रिप्ट रट क्या है, जो वहां से मिल जाती है हेडक्वार्टर से, वही स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अरे भैया आप समस्या दूसरी देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, कंपनियां भाग रही है, कोई रुक नहीं रहा है, बेरोजगार हो रहे लोग, ये देश की समस्या दूसरी बहुत जटिल होती जा रही है। अच्छा। आर्थिक स्थिति में आपकी क्या हालत हो गई है? 110 रुपए पेट्रोल बेच रहे हैं आप, लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी, पैदल चल रहे हैं। ठीक है फजील जी, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ है। अब वो आप अपनी कायम है इस पर। नहीं, विषय पर जवाब दीजिए, टॉपिक पर जवाब दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या मुस्लिमों के खिलाफ है? आप अब भी इस बात पर कायम हैं? देश में संविधान सभा की बहस के बाद, एक लंबी बहस के बाद, जिसमें सभी वरिष्ठ नेता, सभी उस समय जनसंघ के लोग भी थे, उसमें सबके राय करने के बाद अगर ये संविधान बना तो प्रस्तावना और संविधान को कभी बदला नहीं जा सकता है। वो बेवकूफ थे वो लोग। ठीक है अनिला सिंह जी, यहां कहा जा रहा है कि देश में पहले से एक संविधान है, तो क्या आप उसको उलटने की तैयारी कर रहे हैं? क्या ये सब उसके खिलाफ है? नहीं, उलटने की कौन सी तैयारी की जा रही है? कोई उलटने की तैयारी नहीं की जा रही। उलटा तो कांग्रेस पार्टी ने था। 1976 में सेकुलर वर्ड, धर्मनिरपेक्ष शब्द लेकर आ गए थे। क्यों? जब धर्म के आधार पर हमारे देश का विभाजन हो गया था, तो 1976 में धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? उसके बाद हमने देखा कि हिंदुओं को कैसे टारगेट किया गया। हिंदुओं को टारगेट किया गया कि हमारे मंदिर की 80% जितना भी दान आता था वो सरकारें ले जाती हैं। हाँ, ये लोग तो मस्जिदों में जो दान आता है या गिरजाघरों में जो दान आता है या कहीं और भी धर्मों की जो भी पूजा स्थली है वहां पे दान आता है, तो वो लोग कोई मदरसा बनाता है तो कोई कॉन्वेंट स्कूल बनाता है। यहाँ पर 1991 में लेकर आ गए
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 है वो लेकर आ गए कि जिससे कि हम कोई भी केवल अयोध्या के मंदिर को छोड़कर हम ये कह ही ना सके कि भाई यहाँ पर मस्जिद नहीं, हमारा मंदिर था। अब ताजमहल भेंट किया जाता था, अब गीता भेंट की जाती है। ताजमहल एक मकबरा या मैं कहूँ एक मजार या जो भी ये लोग बोलना चाहे, एक कब्र, उसको यहाँ पे भेंट किया जाता था। इनके नेता जो हैं ये कहते हैं कि जो हिंदू संगठन है वो आईसिस और बोको हराम जैसे हैं। हाँ, वक्फ बोर्ड के लिए 1993 में ऐसा कानून ले आए कि वक्फ बोर्ड जिस पर भी उंगली रख देगा हिंदू की प्रॉपर्टी पे वो वक्फ की हो जाएगी। और 1995 में एक ऐसा कानून आ गया कि माइनॉरिटी कमीशन बन गए। हिंदू बेचारे कहीं नहीं, टारगेटेड रहा है हिंदू, 1947 के बाद से टारगेटेड रहा है। पहली बार जो है हिंदू चेता है। और मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते कहती हूँ इस देश में एक एक नागरिक का समान अधिकार होना चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिए, ये तुष्टीकरण बंद होना चाहिए। और हमारी आजादी से पहले ही जो महिलाएं हैं, सभी धर्मों की जो महिलाएं हैं वो यूसीसी के लिए बोल रही थी यूसीसी होना चाहिए। जो bjp.org पे लिखा गया, ध्यान से सुन ले अनिला सिंह, देश को विभाजित कर रही है भाजपा और इनके ही वेबसाइट पे लिखा है द पार्टी शैल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। ये आपका संविधान है अनिला सिंह, अपने संविधान को पढ़ो, उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड यूज किया गया है और आप मैडम इस देश का संविधान है, प्रहार करती हैं। बोलिए क्या है संविधान, वर्ड बोलिए क्या है संविधान में लिखते हैं, अगर विश्वास क्या है रटा हुआ है मुझे। आप हिंदू मुस्लिम करती हैं क्योंकि आप देश में लोगों को विभाजित करके इस देश को तोड़ना चाहते हैं। यही तो हमेशा के आधार पर देश विभाजित हो चुका है, देश विभाजित हो चुका है, परंतु तुष्टीकरण की राजनीति आप लोगों ने करी है। क्या बानों से सारे बानों तक का सफर आपने तय करवाया, ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करने की हिम्मत नहीं थी आप लोगों की। हर रिसोर्सेज पे एक धर्म विशेष का अधिकार है, ये मानसिकता कांग्रेस की रही है। हमारे मंदिरों में बुलडोजर चलवाने वालों की ये मानसिकता रही है। आज आप बात कर रहे हैं नागरिक सब एक समान होता है मैडम, चाहे किसी भी जाति या धर्म से आ रहा हो, बंद हो गई है आप। अच्छा ठीक है, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं हिंदू मुसलमान करने का, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही है हिंदू मुसलमान करने का, लेकिन सवाल ये है कि हिंदू मुसलमान आखिर कौन कर रहा है? यहाँ तो समान नागरिकता की बात हो रही है, सबके लिए समान कानून की बात हो रही है साध्वी जी। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि राजनीति की भेंट चढ़ रहा है एक ऐसा कानून जिसमें सबकी समानता की बात की जा रही है, हर किसी के अधिकार को सुरक्षित करने की बात की जा रही है, चाहे वो महिलाएं हो, लड़कियां हो, पुरुष हो, देश के किसी भी कोने से हो, सबको इंसाफ मिले, उस कानून के तहत इसकी बात हो रही है। साध्वी जी आस्था जी, आपने बहुत सही कहा, ये सबके कल्याण के लिए, हाँ सबके कल्याण के लिए किया जा रहा है और होना चाहिए, हर कीमत पर इसको लागू करना चाहिए। और ये बार बार महंगाई मुद्दा, बार बार नींबू को उछालना, यहाँ सब नींबू खा रहे हैं, सब महंगाई अपना झेल रहे हैं, जनता अपना झेल रही है, अपना कर रही है, जनता समझदार हो चुकी है। आप लोगों के भाषणों का अब जनता के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। नेता लोगों को बार बार मना करिए, इन लोगों के भाषण से अब हम लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है। हमें अब न्याय चाहिए और न्याय यही हमारा है कि हमें सामान नागरिक संहिता चाहिए, हम सामान जिंदगी जीना चाहते हैं। और हम लोगों में अलग से जाति विशेष को खड़ा करके अपमानित करना, जाति विशेष को खड़ा करके हम लोगों को बार बार हमारे हकों को छीनना, ये अब बंद होना चाहिए। बहुत हो गया इन लोगों का अपने मन का, जितने नेतागिरी करनी थी कर लिए। चैनल पर हम वोट नहीं देने आ रहे हैं, आपको चैनल पर वोट हम नहीं देंगे, हम वोट देंगे तो जाकर के अपना जहां वोट देना होगा वहां देंगे। एक मिनट सुजाता जी, विपक्ष की बात पूरी होने दीजिए, बार बार हिंदू सुजाता जी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। आप लोगों का जल रहा है, हमारा नहीं जल रहा है, आप लोगों का जल रहा है, आप लोग जल रही हैं, समझे ना? आप लोग जलिए मत। ये अगर आता है हमारे लिए कानून, हम पूरी जनता जैसे योगी जी को लाए हैं, जैसे मोदी जी को लाए हैं, वैसे इसका भी सम्मान करेंगे और आकर के करेंगे। साधु सन्यासी गृहस्थ विरक्त सब सम्मान करेगा और आप लोग चिल्लाते रहिए, भौंकते रहिए, कोई नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। चाहिए तो चाहिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा, हम समर्थन नहीं करते इस तरह की भाषा का। आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। भाषा की मर्यादा सब बनाकर रखेंगे, भाषा की मर्यादा सब बनाकर रखेंगे। एक दूसरे पर वार पलटवार में शब्द तल्ख हो सकते हैं, व्यंग तल्ख हो सकते हैं, लेकिन अभद्र नहीं हो सकते। फजील अहमद जी, एक समान कानून की यहां पर बात हो रही है, तो ये धर्म संप्रदाय के खिलाफ कैसे हो गया?
ये मजहबी रंग कैसे चढ़ गया? भारतीय जनता पार्टी आस्था जी एक जनतांत्रिक पार्टी है ना, लेकिन अनिला सिंह ने तो खुल के बोल दिया कि हम हिंदू हैं और हिंदू की बात करते हैं। ये देश सिर्फ एक देश का है, एक धर्म का देश है। ये एक भाजपा की प्रवक्ता अगर ये बात बोल दी तो अब आगे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया कि उनकी मानसिकता क्या है। वो मनुवाद से देश नहीं चलेगा। जब चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान से देश चलेगा। देश संविधान से चलेगा और बाबा साहब ने जो अम्बेडकर ने संविधान बना दिया उसी से चलेगा। कोई चाहे कि हम मनुवाद से देश चला दें तो मनुवादी से देश नहीं चलता है। देश हमेशा संविधान से चलता है। और जब देश आजाद हुआ, जो संविधान बना था वो भी समान नागरिकता से नहीं चलेगा क्या देश? का कौन सा सम्मान कर रहे हैं? समान नागरिकता से नहीं चलेगा क्या? आप कर रहे हैं? किसी ऐसे कानून से नहीं चलेगा क्या देश? बुराई है क्या इसमें कि सबके लिए एक कानून हो? कर रहे हैं। बताइए कि किसका तुष्टीकरण कर रहे हैं? उनको भाजपा की सरकार में हिंदू खतरे नजर आता है, भाजपा की सरकार में हिंदू कमजोर नजर आता है, भाजपा की सरकार में हिंदू मजलूम नजर आता है। और बात यह हिंदू मुसलमान की कर रहे हैं, कौन कर रहा है? ये अनिला सिंह ने शुरू किया ना कि हिंदुओं का ये हो गया, हिंदू का वो हो गया। अरे हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, देश सबका है और सभी लोगों को मर्जी से सबके सम्मान करते हुए देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, अनिला सिंह जी जवाब दीजिए, क्योंकि शो क्लोज करना है। आप जवाब दीजिए। यहां पर ये कहा जा रहा है कि मेजॉरिटी वाली सरकार है भाजपा की, उसके राज में हिंदू खतरे में। आपने क्या ऐसी बात की? देखिए ऐसा है कि क्योंकि इन लोगों के दिमाग में ठूस ठूस के भरा हुआ है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल हिंदुओं के विषय में बात करती है। सबसे पहली बात तो यह है कि जाकर आप स्कॉलर लिखते हैं, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंदू और हिंदुत्व या हिंदुज्म की जो परिभाषा दी है उसको जाकर पढ़कर आइएगा। दूसरी बात यह एक एक नागरिक की हम यहाँ पर बात करते हैं और मैं फिर कहती हूँ तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ चलने वाली नहीं है। एक अगर राष्ट्र है तो सारे अधिकार भी सब नागरिकों के बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल बराबर होने चाहिए, उससे के तहत हर किसी को न्याय मिलना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का मजहबी रंग चढ़ाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तराखंड के बाद यूपी से भी आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र हुआ है और यह कहा गया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कि सब लोग इसकी मांग करें।